नमस्कार। आज हम प्रकरण शुरू कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। इस प्रकरण के तौर पर हम जानकारी देखने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर के भाग किस प्रकार से बना हुआ है। इससे पहले हमने जानकारी देखी थी पर्यावरण संदर्भ में। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार। आज हम देखेंगे पृथ्वी के अंदर। ये दूसरा अध्याय है और यदि पृथ्वी के अंदर के भाग देखेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत उसमें हम देख सकते हैं। तीन मुख्य प्रकार, हम मुख्य भाग, लेयर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सबसे पहला लेयर, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा भाग। इस प्रकार से तीन मुख्य लेयर या पार्ट या भाग पृथ्वी के अंदर के हम मानते हैं। वो इस प्रकार से होते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील है। इसके अंदर एवं बाहर भी और अंदर भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे एक प्याज होता है। प्याज के अलग अलग भाग हम जिस प्रकार से देखते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से वहां पे छिलके होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से वहां पे भी छिलके के जैसे हमें पृथ्वी का आकार दिखाई देता है। ये अलग अलग सकेंद्रित परतों से, केंद्र उसका एक ही होता है और उसके ऊपर एक के बाद दूसरा, इस प्रकार से लेयर वहां पे बनती है सकेंद्रित। पृथ्वी के यदि आंतरिक भाग के बारे में हम देखेंगे तो उसमें तीन मुख्यतः भाग होते हैं। एक सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है परपट्टी। परपट्टी के हम दो प्रकार मानते हैं। दूसरा जो प्रकार है मेंटल और तीसरा प्रकार है क्रोड। तो पृथ्वी के तीन आंतरिक भाग, प्रमुख भाग, एक परपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। परपट्टी जो है वो दो भागों में दो प्रकार से बनी होती है। उनमें से जो स्थलमंडल है वहां पे एक प्रकार से भाग होता है और दूसरा जहां पे जलमंडल है, यानी यहाँ पे समुद्री भाग है, वहां पे। अब जो समुद्री भाग है और स्थलमंडल का भाग है, वहां पे थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से वो बनती होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। कुल मिलाकर जितना पृथ्वी का भाग है उनमें से मात्र कुछ किलोमीटर ये परपट्टी का भाग होता है। आंतरिक भाग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा। कुल मिलाकर पृथ्वी की जो त्रिज्या है उनमें से परपट्टी सबसे पतली होती है। बाद में मेंटल और बाद में करोड़, इस प्रकार से तीन भाग है। परपट्टी की यदि हम बात करेंगे तो यह महाद्वीप पर जो भूमि भाग है, स्थलमंडल का भाग है, वहां पे 35 किलोमीटर तक का चौड़ी हम देख सकते हैं। और जहां पे समुद्री भाग है वहां पे मात्र 5 किलोमीटर तक चौड़ी हम देख सकते हैं। उसकी जो मोटाई है वो वहां पे समुद्री भाग में, समुद्री सतह में 5 किलोमीटर एवं महाद्वीपीय भाग में 35 किलोमीटर तक, इस प्रकार से हम उसके त्रिज्या हम देख सकते हैं या मोटाई देख सकते हैं। जो महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिज से बनी होती है और इसके कारण उसको कहा जाता है Cl। C इसका मतलब सिलिकॉन और L इसका मतलब एल्यूमिनियम। तो मुख्य तौर पर स्थलमंडल की जो परपट्टी बनी होती है वो सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसके कारण उसके लिए नाम है Cl। और जो महासागरीय परपट्टी है वहां पे ज्यादातर पर सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम, ये दो प्रमुख भाग होते हैं, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। और इसके लिए उसके लिए जो नाम है सीमेन। तो Cl ये
महाद्वीपीय भागों में या फिर जहाँ पे स्थलमंडलीय भाग है वहाँ पे बन जाता है, और दूसरा सी में इसका भाग, ये महासागरीय भाग जहाँ पे भाग है वहाँ पे उसका निर्माण होता है। तो ये दो बात महत्वपूर्ण है। सीएल इसका मतलब महाद्वीपीय भागों में, और लगभग उसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है। समुद्री सतह में मात्र 5 किलोमीटर है। वहाँ का समुद्री सतह पे जो भाग बना होता है उसके लिए कहा जाता है सीमें, और महाद्वीपीय भाग या स्थलमंडलीय भाग जो है वहाँ पे जो भाग होता है उसके लिए कहा जाता है सीएल। सीएल की मोटाई 35 किलोमीटर, सीमें की मोटाई 5 किलोमीटर। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मेंटल। पृथ्वी के अंदर का ये दूसरा भाग है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ये पृथ्वी के अंदर का दूसरा प्रमुख भाग होता है। तीसरा जो भाग है वो है क्रोड़। पृथ्वी के सबसे अंदर में क्रोड़ होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड़ है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। सबसे पहला जो परपट्टी है उसकी निर्मित सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम इससे बन जाता है समुद्री भाग में एवं स्थलमंडलीय भाग में। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो है मेंटल, और तीसरा जो भाग है वो है क्रोड़। क्रोड़ मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है और इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर लंबी होती है। निकेल नीफे इसके लिए कहा जाता है जो क्रोड़ बना होता है। केंद्रीय क्रोड़ का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। वहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो बनी हुई है वो सूरज से ही बनी हुई है, इसके कारण और धीरे धीरे बाद में वो ठंडी होती गई है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी काफी गर्म है, काफी तापमान वहां पे है, और वहां पे दाब भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण यहाँ पे उच्च दाब एवं उच्च तापमान यहाँ पे होता है, और वो जो बना हुआ है वहां पे ज्यादा तौर पर निकेल एवं फेरस नीफे हमें दिखाई देता है। अब इसके बारे में यदि हम कुछ जानकारी देखेंगे, विश्व के कुछ रोचक तथ्य देखेंगे, तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जहां उसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा। यानी लगभग जब हम 6000 किलोमीटर तक जाएंगे तब जाकर हमें के पृथ्वी का केंद्र मिल सकता है, जो पूरी तरह से असंभव है क्योंकि वहां पे उच्च तापमान एवं उच्च दाब का हमें सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी की आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपट्टी का है। मात्र 0.5 हिस्सा ही परपट्टी का है। 16% मेंटल और 83% हिस्सा क्रोड़ का है। सबसे बड़ा जो भाग है वो है क्रोड़ का, उसके बाद है मेंटल का जो 16% है, और मात्र आधा प्रतिशत जो भाग है वो परपट्टी का है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। अब इसमें जो मुख्य तत्व हमें दिखाई देते हैं पृथ्वी के उस वहां पे शैल एवं खनिज वहां पे हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थों को किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ये शैल की महत्वपूर्ण व्याख्या है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल के विभिन्न आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, आकार हो सकता है, उसका गठन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन शैल ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे कुछ शैलों के उदाहरण। शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल, और तीसरा है कायांतरित शैल। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अब ये किस किस प्रकार से बने होते हैं?
इग्नियस ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है अग्नि, उससे बना होता है। अवसादी शैल लैटिन शब्द सेडिमेंट्स, इसका अर्थ होता है सील, यानी जो जो भी नदी के द्वारा या पानी के द्वारा या हवा के द्वारा जो जो भी उड़कर चला जाता है और उसके कारण बाद में एक शेल बन जाता है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री और कायांतरित शेल। ये तीसरा जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से तीन भाग है, शैलों के तीन प्रकार है मुख्यतः, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब आग्नेय शैल क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी बहुत बार होता है और ज्वालामुखी से कारण जो शैल निर्माण हो जाता है उसको हम कहते हैं आग्नेय शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर से जब भी ज्वालामुखी निकलता है या होता है, उसके बाद वहां पे जो मैग्मा बाहर आ जाता है, बाद में धीरे धीरे कई सालों के भीतर वो ठंडा हो जाता है और उसके कारण जो शैल निर्माण हो जाता है उसको हम कहते हैं आग्नेय शैल। इस प्रकार से ज्वालामुखी की घटना हो जाती है। जो दूसरा है वो आग्नेय शैल बहिर्वेदी। अभी इसके हम दो प्रकार देखेंगे। एक है बहिर्वेदी, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। हमारा ये जो पूरा भाग है ये बहिर्वेदी आग्नेय शैल से बना हुआ है। और हम यहाँ पे राम तीर्थ में वगैरह जाकर जो है फिर नज़दीक का जो ऊपर का वो मंदिर है वहाँ पे जाकर भी नज़दीक के यदि पत्थरों का अध्ययन करेंगे, शैलों का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आग्नेय शैल के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। जो दूसरा भाग है, जो दूसरा जो प्रकार है वो है अंतर्भेदी शैल। एक है बहिर्भेदी शैल और दूसरा है अंतर्भेदी। अब बहिर्भेदी में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जब वह लावा पृथ्वी की सतह तक आ जाता है और वहां पे फैल जाता है, उसको हम कहते हैं बहिर्भेदी शैल। लेकिन कभी कभी पृथ्वी का जो लावा है अंदर ही दब जाता है, उसको हम कहते हैं अंतर्भेदी शैल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वत पट्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का उदाहरण है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण अंतर्भेदीय शैल है और बेसाल्ट ये मुख्यतः बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। तो आग्नेय शैल के ये दो प्रमुख प्रकार, बहिर्भेदी शैल आग्नेय शैल और दूसरा अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ऐसे उसके दो उदाहरण हैं। दूसरा जो शैल का उदाहरण है या प्रकार है वो है अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक। शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब नदी के द्वारा, पानी के द्वारा या हवा के कारण ये लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर इनको ये हवा के कारण या पानी के कारण बहकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं अवसाद। नदी के द्वारा अवसादी शैल बन जाते हैं। कभी कभी या रेगिस्तान में ज्यादा तौर पर इस प्रकार के अवसादी शैल हवा के कारण भी बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं अवसादी या सेडिमेंट्री शैल। तो इसके यह अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। तो ये अवसादी शैल के कुछ उदाहरण। यह अवसाद दब कर एवं कठोर होकर शैल की परतें बन जाती है। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। अवसादी शैल के उदाहरण यदि हमें देखना है तो बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बन जाता है।
इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों को भी, जो भी शैलों में रहे थे, के जीवाश्म हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ज्यादातर पर सेडिमेंटरी रॉक या अवसादी शैलों में इस प्रकार के जीवाश्म हमें, या जीवाश्म के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। जीवाश्म किसे कहेंगे? तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मेटामॉर्फिक व कायांतरित के दो उदाहरण हैं। चिकनी मिट्टी बाद में वहां पे उच्च दाब एवं तापमान के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। उसी चूना पत्थर संगमरमर में और चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। ये कायांतरित या मेटामॉर्फिक के दो उदाहरण हैं। शैलों के हमें उपयोग देखना पड़ेगा। क्या क्या शैलों के उपयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? शैल जैसे कि कठोर शैलों का उपयोग हम सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी किया जाता है। कई सारे खेल जो है वो पत्थरों के आधार पर होते हैं। 7 पत्थर, चिबिड्डी या 5 पत्थर इत्यादि। शैलों से अनेक प्रकार की स्मारकें भी बनाई जाती है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों इमारतें किन खनिजों से बनी हुई है? ये लाल किला है और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जो दूसरा है ये है ताजमहल, और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। शैल चक्र एक और एक महत्वपूर्ण भाग इस प्रकरण का है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने से इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो शैल चक्र की एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कि कायांतरित शैल है, आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है। कायांतरित शैल बाद में फिर से ज्वालामुखी वगैरह हो जाएगा, उसके कारण फिर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर वो टूट कर अवसाद बनेंगे आग्नेय शैल से, फिर उसके कारण अवसाद बनेंगे। अवसादी शैल कायांतरित में परिवर्तित हो जाएगा, या वहीं पे मैग्मा में चला जा सकता है। और इस प्रकार से एक शैल दूसरे शैल में इस प्रकार से जब घूमता है, उसी को हम कहते हैं शैल चक्र। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है? यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी जानकारी देखनी है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इनका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल आदि हम उसका उपयोग करते हैं। ईंधन के तौर पर खनिजों का हमारे लिए काफी उपयोग होता है। खनिजों का उत्पादन उपयोग औद्योगिक इसमें औषधियों में, उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा है, सोना है। अलग अलग प्रकार से हम उसका उपयोग हमारे लिए करते हैं। अब यहाँ पे जो जो भी प्रश्न हैं उनके आप उत्तर देख लीजिए। पृथ्वी की 3 परतें, परपट्टे, मेंटल, क्रोड। 3 प्रकार के शैल, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। बहिर्वेदी शैल एवं अंतर्वेदी शैल का कैसे किस प्रकार से निर्माण होता है? तो बहिर्वेदी शैल आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा
शैल चक्र एक महत्वपूर्ण है, उसको भी आप समझ लीजिए। शैलों के उपयोग, ये एक और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकरण के। इस प्रकार के भी कुछ प्रश्न हमारे लिए पूछे जा सकते हैं कि कारण बताइए कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए समुद्र की सतह पर 6371 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने के लिए तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है और इसके कारण हम वहां पे नहीं जा सकते हैं। दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न, अवसादी शैल से अवसाद से बनती है। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अवसाद दब कर एवं कठोर होकर शैल की परतें बन जाती है। इस प्रकार की शैलों का अवसाद कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बन जाते हैं। इन शैलों में पौधों, जानवरों के एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को भी जो कभी शैल पर रहते थे उनके जीवाश्म भी बन सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर एक अवसादी शैल है। सभी प्रकार के आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, ये वहां पर परिवर्तित हो जाता है।